कटिंग ऑफ लेंस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि लेंस को अगर हम कट करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे पास एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों साइड के रेडियस इक्वल होंगे और इसकी फोकल लेंथ एफ की है, तो उसको दो तरीके से कट किया जा सकता है। एक, हम उसको हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं। जब हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो हमारे पास दो पार्ट इस तरीके के आ जाएंगे। जो दो पार्ट हमारे पास इस तरह के आएंगे, इन दोनों की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, इनकी फोकल लेंथ वही रहेगी जो ओरिजिनल लेंस की थी। रीजन ये है कि फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ठीक है, आर वन आर टू इस केस में सेम है, अलग होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप कट भी करते हैं तो म्यू जो लेंस का है वो तो सेम रहेगा इस पार्ट के लिए भी, सराउंडिंग का मीडियम भी सेम है, R1 पहला सरफेस का रेडियस वो भी सेम है, R2 दूसरे सरफेस का रेडियस वो भी सेम है। इसका मतलब अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इन दोनों की फोकल लेंथ भी f के ही बराबर होती। तो जिस तरीके से ये इमेज का फॉर्मेशन करता, इन दोनों की वजह से भी इमेज का फॉर्मेशन सेम होता, कोई अंतर नहीं आता। वही अगर हम इस लेंस को वर्टिकली कट करते हैं, तो वर्टिकली कट करने से हमारे पास दो लेंसेस बन जाती हैं और दोनों लेंसेस बनेंगी प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि किसी भी लेंस को अगर आप देखते हैं इन दोनों में से, तो उसकी एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स है और दोनों ही सिमिलर है। तो अगर इसकी फोकल लेंथ f थी तो इन दोनों की फोकल लेंथ जो होती है वो डबल हो जाती है, इन दोनों की फोकल लेंथ 2f के बराबर हो जाती है। ठीक है, वो हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, पुट करेंगे, इसकी निकालेंगे तो वो 2 के ही बराबर आती है। तो रिजल्ट याद रखते हैं कि अगर हम एक लेंस को इस तरीके से कट करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो दो लेंस आई, अब ऐसा भी कहा जा सकता था कि एक लेंस को हम इस तरीके से कट करते हैं तो चार लेंसेस बन जाएंगी। ये चार लेंसेस जो बनी हैं, ये चार लेंसेस की फोकल लेंथ क्या क्या होती, इन चारों लेंस की फोकल लेंथ 2f के बराबर होती। रीजन वही रहा कि अगर हमने वर्टिकली कट किया है तो 2f हो गया है। अब इसको 20 से अगर हम कट कर देते तो ये ऊपर नीचे के दो पार्ट बन जाते, वो भी 2f के बराबर ही होते। तो हॉरिजॉन्टली कट करने से लेंस की फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वर्टिकली कट करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी इक्विकॉन्वेक्स लेंस को, तो उस केस में उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद लेंस को कट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, या उसके पहले पावर ऑफ लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर की जो यूनिट है इसको डायोप्टर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको सिर्फ हम डी लिखेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट है। अब लेंस की पावर का मतलब क्या हुआ, पावर का मतलब क्या हुआ पहले वो समझते हैं और फिर पावर का फॉर्मूला देखते हैं। तो बेसिकली लेंस की पावर का मतलब ये हुआ कि कोई भी रे जब आती है किसी भी लेंस के पास, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो इसकी दोनों ही सरफेस रेज को कन्वर्ज करना चाहेंगी और दोनों सरफेस ने मिलकर रेज को कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, तो रेज को जितना ज्यादा जो लेंस बेंड कर सकती है उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सरफेस ने मिलकर रेज को बेंड किया और बेंड करने के बाद ये दोनों रेज आके यहां मिल गई, जहां पे मिली उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, वहीं अगर हम एक दूसरी लेंस लेते और दूसरी लेंस के लिए अगर हम वही पैरेलल रेज भेजते और मान लो इसने जब रेज को बेंड किया तो ये रेज बेंड होके यहां पहुंच गई, तो आप देख सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है और इसने कम बेंड किया है। बेंडिंग पावर किसकी ज्यादा है, इसने रेस को ज्यादा बेंड किया है, ज्यादा बेंड करोगे तो पहले मिल जाएगी और कम बेंड करोगे तो दूर में मिलेगी। तो इसकी बेंडिंग पावर कम है, इसकी बेंडिंग पावर ज्यादा है। जितनी ज्यादा बेंडिंग पावर है उतनी ज्यादा उसकी पावर कही जाएगी। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो फोकस है उससे फोकल लेंथ मिलेगी, जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी, क्योंकि फोकल लेंथ कम होने का मतलब है बेंडिंग ज्यादा हुई है। तो हम जब पावर की बात करते हैं किसी भी लेंस की, तो पावर को हम डिफाइन करते हैं 1 फोकल लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा पावर का, जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर,
और ये याद रखना है कि फोकल लेंथ को हम किस में यूज करेंगे, फोकल लेंथ की यूनिट जो होती है, फोकल लेंथ यूनिट मीटर में ली जाएगी, सेंटीमीटर में नहीं ली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी लेंस की पावर को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, पावर को फाइंड आउट करने के बाद अगर कोई भी लेंस हम जब ले रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि जो इसकी सरफेस होती है, ये जो सरफेस होती है, इसका रेडियस होता है, कुछ ना कुछ इसका रेडियस होता है। ठीक है, इसका रेडियस जितना ज्यादा होगा, बेंडिंग पावर उतनी कम होगी। कहने का मतलब, अगर मैंने एक लेंस इस तरीके की बनाई, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको R1 कहता मान लो और इसको R2 कहता, तो इसका रेडियस जो है, क्या ये रेडियस कम सर्कल का है, कम स्फेयर का है, और इसका जो रेडियस बनता है ये बड़े स्फेयर का बनता है। जितना कम रेडियस होता है उतनी ज्यादा उसकी बेंडिंग पावर होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सरफेस। जितनी छोटा रेडियस होगा उतनी ज्यादा उसकी बेंडिंग पावर होगी, एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हम जब कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं, तो अच्छा एक बात और, जैसे फोकल लेंथ मीटर में है, तो फोकल लेंथ को हम विद साइन पुट करेंगे। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम पॉजिटिव कहते हैं, कॉन्केव की नेगेटिव कहते हैं, तो हम इसको विद साइन पुट करेंगे। और पावर भी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो पावर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कौन से तरीके की लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा, जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो इसकी जो दो सरफेस हमको दिख रही हैं यहां पर, ये दोनों ही रेस को कन्वर्ज करती हैं। मतलब अगर इसके पास कोई रे आएगी इस तरीके से, तो ये रेस को कन्वर्ज करेगा और फिर ये भी कन्वर्ज, दोनों मिलके कन्वर्ज करते हैं। वहीं अगर एक कॉन्केव लेंस होती, तो कॉन्केव लेंस में ये दोनों सरफेस रेज को डाइवर्ज करते हैं। मतलब अगर इसके पास कोई भी रे आती तो ये रेस को दूर कर देता और फिर ये रेस को फर्दर दूर कर देता। तो कॉन्केव लेंस की दोनों सरफेस डाइवर्ज करती हैं, रेस को एक दूसरे से दूर ले जाती हैं। कॉन्वेक्स लेंस की दोनों सरफेस रेस को कन्वर्ज करती हैं, रेस को एक दूसरे के नजदीक लेके आती है। ठीक है, एक दूसरे के नजदीक का मतलब, यहाँ पे अगर कोई रे आती तो ये भी इस तरीके से जाकर कन्वर्ज हो जाती, यहाँ पे कोई रे आती तो ये भी डाइवर्ज करता और फिर ये भी डाइवर्ज करता। ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर ले जाते। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि इंसिडेंट रे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि ये दोनों जो रेज जा रही हैं ये हमको कहीं पीछे मिलती हुई दिखती हैं, तो जहां भी मिलती हुई दिखती है फोकस होता है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसकी पावर भी नेगेटिव होती है। ठीक है, अब अगर हम इन लेंसेस को कट कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर हमारे पास एक लेंस थी जिसकी कुछ ना कुछ पावर थी पहले, ठीक है, मान लो उसकी पावर P थी। अगर मैंने इसको कट कर दिया और इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अभी हमने कटिंग ऑफ लेंस पढ़ा था, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, तो इन दोनों की पावर भी P के ही बराबर रहेगी। ठीक है, और वही अगर हमने लेंस को वर्टिकली कट किया होता तो क्या इनकी फोकल लेंथ दुगनी हो जाती है? फोकल लेंथ दुगनी हो जाती है तो पावर कितनी हो जाती है? पावर इसकी आधी हो जाती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ से रिलेट कर सकते हैं कि पावर में क्या चेंज आएगा। तो पावर इसकी सेम रहेगी अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, वर्टिकली कट करते हैं तो पावर इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, जो क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आया था वो कुछ इस तरीके का था कि चलो एक लेंस है और हमने इसको जब दो पार्ट में कट किया तो एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया। इसकी पावर अगर P थी तो इसकी भी P थी और इसकी भी P थी। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों लेंसेस को एक दूसरे के बगल में रख देते हैं इस तरीके से, तो इसकी पावर में के बारे में क्या कह सकते हैं, सिस्टम की पावर के बारे में क्या कह सकते हैं? तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर इसके पास रेज आती तो इसकी दोनों सरफेस कन्वर्ज करती, इसके पास रेज आती ये भी कन्वर्ज करता। अब यहां पे जब रेज आती
तो इसकी दोनों सरफेस कन्वर्ज करती। ठीक, अब आगे क्या होता है इसको समझने के लिए आप ये समझें कि जब कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करते हैं तो इसमें इसकी जो सरफेस होती हैं ये रेस को इस तरीके से बेंड करती हैं कि ये दोनों रेस क्या इस हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ बढ़ती जा रही हैं, इधर से भी हॉरिजॉन्टल इधर से भी हॉरिजॉन्टल। अब पहली वाला तो ये सेम रहा, लेकिन दूसरा वाला जो है ये उल्टा रखा था, मतलब ऐसा रखा था, हमने इसको सीधा कर दिया है। ये रेस को कैसे बेंड करेगा, ये रेस को बेंड करेगा किस तरफ, ये रेस को बेंड करेगा इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरफ, और हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरफ बेंड करेगा तो ये बेंड करके रेस को ऐसे ले आएगा। ये दोनों ही देखा जाए तो दोनों ही रेस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करते जा रहे हैं, और अगर ये दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करते जा रहे हैं तो इन दोनों की जो कंबाइंड पावर होगी ये P प्लस P मिलके कितनी आ जाएगी, 2P के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अगर हमने इन दोनों लेंस को अपोजिट रखा होता, अपोजिट रखने का मतलब ये लेंस पहली और ये वाली लेंस दूसरी, इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अब अगर इसमें कोई रे आती तो पहली वाली लेंस की तो वही प्रॉपर्टी होती कि रेज आई, बेंड किया, बेंड किया, किस तरह बेंड किया, उसकी जो बीच वाला हिस्सा है उसकी तरफ, हॉरिजॉन्टल वाला जो हिस्सा है। ठीक है, अब ये वाला भी अपने हॉरिजॉन्टल वाले हिस्से की तरफ ही बेंड करेगा, तो जब ये बेंड करेगा तो ये बेंड करते समय अपने हॉरिजॉन्टल वाले हिस्से की तरफ बेंड करेगा, और होगा क्या कि जितना इसने इसको क्लॉकवाइज बेंड किया होगा उतना ही इसको एंटी क्लॉकवाइज वापस बेंड करके ले जाएगा, क्योंकि ये एक ही लेंस के दो हिस्से थे, तो इसकी पावर जो P थी वो P तो रहेगी, लेकिन ये अगर हमने इसको इस तरीके से रखा हुआ है तो ये उसको उल्टा बेंड कर रहा है, तो इसकी पावर माइनस P कही जाएगी, क्योंकि उल्टा बेंड कर रहा है, ये रेस को कन्वर्ज नहीं कर रहा है बल्कि ये रेस को डाइवर्ज कर रहा है, दूर ले जा रहा है। और अगर ऐसा कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो नेट पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, P माइनस P, मतलब नेट पावर इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो लेंसेस को अगर कट करते हैं और उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि हमने किस तरीके से रखा है तो हम उसकी नेट पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेंसेस की पावर निकालने का हालांकि फॉर्मूला सिंपल है, 1 बाई फोकल लेंथ है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछना चाहेगा जिसमें कि लेंसेस को कट कर देगा और फिर कट करने के बाद जो दो हिस्से बने ये दो हिस्से आपको सीधे सीधे रखे गए हैं तब तो टोटल पावर जुड़ जाएगी, लेकिन अपोजिट रखे गए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला हिस्सा इसके इस तरफ बीच की तरफ रेस को बेंड करता, ये वाला भी बीच की तरफ बेंड करता, तो ये वाला जितना इसके बीच वाले की तरफ बेंड करता ये उतना वापस उसको अपने बीच वाले की तरफ ले जाता और रेस पैरेलल आती और पावर 0 हो जाती। पावर 0 होने का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है, पावर को क्या हम 1 बाई फोकल लेंथ कह सकते हैं, और नेट फोकल लेंथ का मतलब अगर देखा जाए तो ये फोकल लेंथ 0 है, मतलब नेट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट होने से ही ये 0 आएगा, और इनफाइनाइट होने का मतलब रेज पैरेलल आएंगी तो पैरेलल निकल जाएंगी। ठीक है, तो पैरेलल अगर निकल गई तो ये रेस इंफिनिटी में जाके मिलेंगी, इसलिए उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है और पावर 0 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं और पढ़ते हैं अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस के बारे में, कि लेंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में हम जितनी भी लेंसेस ले रहे हैं वो सब थिन लेंस है। ये पहली लेंस हो गई, ये हो सकता है दूसरी लेंस हो, ये हो सकता है तीसरी लेंस हो। ठीक है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक कॉनकेव लेंस है, और ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। 3 लेंसेस यहां पे दिख रही हैं। इनकी थिकनेस मैंने मोटी बनाई है, बट मान के चलना है कि ये इतनी कम थिकनेस की है कि ये ओवरऑल थिकनेस भी ऑलमोस्ट 0 है। अब ये 3 लेंसेस जो बनी है मिली है हमें, इसकी फोकल लेंथ f1 की है, इसकी फोकल लेंथ f2 की है और इसकी फोकल लेंथ f3 की है। यहाँ पे बीच में एयर का कोई गैप होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम ये 3 लेंसेस जो दिख रही हैं इनके बदले एक सिंगल लेंस को लगाना चाहते तो वो सिंगल लेंस की फोकल लेंथ क्या होती, मान लो हमसे ये पूछता है। ठीक है,
तो सिंगल लेंस की फोकल लेंथ इन तीनों के बदले जो रिप्लेस करी जाएगी वो फोकल लेंथ आती है 1 बाई नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 प्लस 1 बाई f3। इस फॉर्मूले से आप इस सिस्टम की नेट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में बस ध्यान रखना है कि जो भी f1, f2, f3 और भी हो सकते थे ये विद साइन यूज करने हैं, आर यूज्ड विद साइन। मतलब अगर कोई पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव फोकल लेंथ है तो नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम जब f1, f2, f3 लिख रहे हैं, मान लो हम पहली लेंस को कंसीडर करते हैं, तो पहली लेंस एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है और ये जो इक्विकॉन्वेक्स लेंस हमने ली हुई है ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड का मीडियम अलग है, राइट साइड का मीडियम अलग है। अगर दोनों साइड के सराउंडिंग्स अलग अलग हैं तो उसका फॉर्मूला हमने सीखा था, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। हम जब इसकी फोकल लेंथ f1 लिख रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर ये सराउंडिंग एयर में थे तो हम जब पहली लेंस को निकालेंगे तो इसके दोनों साइड हम एयर की ही सराउंडिंग रखेंगे। हालांकि इधर ये सराउंडिंग थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम इसको डिराइव करते हैं तो इस बात को कंसीडर करके जो रिजल्ट आता है वो यही बताता है कि अगर हम इस लेंस की फोकल लेंथ एयर में रखते वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। तो इसलिए इसके दोनों साइड हम एयर रखेंगे। जो दूसरी लेंस थी कॉनकेव लेंस, इसके भी हम दोनों साइड एयर रखेंगे। हालांकि एक साइड अलग मीडियम है, दूसरी साइड अलग मीडियम है, इसके इधर अलग इधर अलग है, लेकिन तब भी हम उसको एयर में ही रख के निकालते हैं फोकल लेंथ। फाइनल फॉर्मूला उसी से मिलता है। और तीसरी जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसको भी हम एयर में रखेंगे और फिर जाकर इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे एयर में रखकर। इसकी फोकल लेंथ अगर f3 आती है, ये तीनों f1, f2, f3 यूज करेंगे तब जाके हमको सिस्टम की नेट फोकल लेंथ मिलती है, ठीक है। आपको पता है कि पावर 1 बाई फोकल लेंथ होता है, तो जिस तरीके से फोकल लेंथ आई है तो 1 बाई नेट फोकल लेंथ को नेट पावर कह सकते हैं। पहली लेंस की पावर P1, दूसरी लेंस की पावर P2 और तीसरी लेंस की पावर P3। तो इस तरीके से नेट पावर भी निकाली जा सकती है क्योंकि 1 बाई फोकल लेंथ ही पावर होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि भाई कैसे हमें सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और मान लो एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। दो लेंसेस हमें दी हुई। ये जो दो लेंसेस दी हुई हैं इन दोनों लेंसेस के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी होंगी, या तो डायरेक्टली फोकल लेंथ दी होगी या कुछ और इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है। मान लो ये कहा गया है कि ये जो लेंस है ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों तरह के रेडियस बराबर हैं ऑफ फोकल लेंथ मान लो दी है 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 3/2। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है इसके बारे में दिया हुआ है कि ये इक्वी कॉनकेव लेंस है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो दिया हुआ है 5/2, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन दी और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो हमको जो इंफॉर्मेशंस दी हैं उसमें दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। बाकी इसके बारे में दिया हुआ है कि इसका रेडियस कितना है, इसके बारे में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है लेकिन इसका रेडियस नहीं दिया है। लेकिन हम रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि इस सरफेस और इस सरफेस में ये जो सरफेस दिख रही है ये दोनों की कॉमन सरफेस है। तो जितना रेडियस इस सरफेस का है कॉनकेव लेंस के लिए भी उसका रेडियस सेम आ जाएगा। तो हमारा पहला काम होगा कि इसकी फोकल लेंथ निकालें और इसका रेडियस निकालें। और शायद हमें फोकल लेंथ दी है तो फोकल लेंथ अगर दी है तो इसकी फोकल लेंथ निकालना बाकी है। इसकी फोकल लेंथ कब निकल सकती है, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कब निकलती है, जब हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो और हमें उसके रेडियस पता हो। तो हमें रेडियस चाहिए होगा कहीं ना कहीं और रेडियस कॉन्वेक्स लेंस की मदद से आएगा, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक बार हम कॉन्वेक्स लेंस को निकालते हैं, ठीक है, और एक बार कॉनकेव लेंस को निकालेंगे। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है,
इन दोनों के रेडियस r के बराबर हैं, और अगर हम इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखते कि क्या आता, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस कितना दिया है 3/2, सराउंडिंग में क्या रखेंगे हम एयर, सराउंडिंग में हो गया एयर -1, और अगर हम रेस को इधर से आता हुआ मानते हैं तो ये रेडियस हो जाएगा r1, ये वाली साइड नेगेटिव है, ये वाली साइड पॉजिटिव है, ठीक है, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है। तो क्या ये r1 का जो रेडियस दिख रहा है ये पॉजिटिव साइड में है, तो पॉजिटिव साइड में है तो 1/r लिखेंगे, -1/r1 -1/r2। और ये दूसरा रेडियस है, क्या ये दूसरा रेडियस जो दिख रहा है इसका सेंटर नेगेटिव साइड में है, तो r2 को हम -r लिखेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की दी है हमें 10, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2/r, तो हमें मिल जाएगा कि जिसका रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। हमें फोकल लेंथ पता थी लेकिन हमने इसका रेडियस निकाल लिया। अब इसके बाद आती है दूसरी लेंस, दूसरी कौन सी है, कॉनकेव लेंस। ये जो कॉनकेव लेंस दिख रही है, इस कॉनकेव लेंस का ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स का रेडियस है वही कॉनकेव का रेडियस है। तो अगर हमने रेडियस 10 सेंटीमीटर निकाल लिया तो इसके रेडियस 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। फिर हमने इसको रखा एयर में और हमने इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो रेस को पैरेलल भेजा, रेस को पैरेलल भेजा तो ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये वाला रेडियस r1 है 10 सेंटीमीटर और ये वाला रेडियस r2 है वो भी 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाते हैं, 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस, कितना दिया था हमको म्यू ऑफ लेंस, हमको म्यू ऑफ लेंस दिया है 5/2, तो 5/2 म्यू ऑफ लेंस, सराउंडिंग एयर है -1, 1 बाई, अच्छा ये पहला जो सरफेस आपको दिख रहा है क्या इसका सेंटर लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो रही है, इंसिडेंट रे की साइड है, तो -10 आएगा, -1/r2। और जो दूसरी सरफेस दिख रही है इसका सेंटर राइट में है तो पॉजिटिव है, तो ये +10 हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू, ये 5/2 -1 हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा -1/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये फोकल लेंथ आ जाएगी -10/3 के बराबर, ठीक है, ये इसकी फोकल लेंथ आ गई। अब इसकी फोकल लेंथ -10/3 है, इसकी फोकल लेंथ हमको पता थी, इसकी फोकल लेंथ हमको कितनी दी थी, इसकी फोकल लेंथ हमको 10 दी थी। दोनों की फोकल लेंथ अगर हमको मिल गई और नेट फोकल लेंथ पूछता है तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 कर देंगे। 1/f1 में f1 कितना है 10 है और 1/f2 में f2 कितना है, f2 है -10/3, तो विद साइन पुट करेंगे इसकी वैल्यू -10/3, तो ये हो जाएगा -2/10 तो -1/5। इसका मतलब जो नेट फोकल लेंथ आएगी सिस्टम की, ये नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, नेट फोकल लेंथ जो आएगी वो हो जाएगी -5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम सिस्टम की नेट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है कि हमारे पास एक कौन सी लेंस है, ये 20 से थिक है तो इसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है, ये वाला रेडियस मान लो हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये वाला रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस लेंस के अंदर हमने पानी भर दिया, लिक्विड से फिल कर दिया, और लिक्विड से जब फिल कर दिया तो लिक्विड से फिल करने के बाद ये एक दूसरी लेंस का काम करेगा, क्योंकि लिक्विड से रिफ्रैक्शन होता है और बेसिकली ये दो लेंस इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब हमको क्वेश्चन क्या दिया है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस of refractive index 3/2 is filled with water of refractive index 4/3. Find net focal length of system. ठीक है, सिस्टम की नेट फोकल लेंथ निकालनी। तो उसका तरीका वही रहेगा कि हम
यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम दो लेंसेज से बना हुआ है। उनमें से एक लेंस है कॉनकेव कॉन्वेक्स और दूसरी लेंस है वाटर की बनी हुई इस तरीके की। इस लेंस का नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये प्लेन, ये कॉन्वेक्स। और हमें अब इन दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग निकालनी है, फिर फॉर्मूला लगाकर रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अब कैसे हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं? तो उसके लिए आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में इंसिडेंट रे को मानना पड़ेगा। आप किसी भी साइड से मान सकते हैं, उससे फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही हैं इस तरीके से इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो ये रेडियस R1 बन जाएगा। कितना है R1? 20 सेंटीमीटर। और ये रेडियस R2 बन जाएगा, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका म्यू कितना दिया है? म्यू दिया हुआ है 3/2। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस 3/2। सराउंडिंग हम एयर में ही रखते हैं किसी भी लेंस को निकालने के लिए, -1 1 अच्छा, ये रेडियस R1 है, ये वाली साइड नेगेटिव है, ये वाली साइड पॉजिटिव है। क्या R1 का सेंटर नेगेटिव साइड में हमको दिख रहा है और R1 का सेंटर नेगेटिव साइड में दिख रहा है? तो R1 को हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर, -1/R2। क्या इस सरफेस का सेंटर भी इसी साइड पर आएगा? और इसी साइड पे आएगा तो ये भी आएगा -10 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -1/20 प्लस 1/10। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/20, तो 1/20, 1/40, 1/40, तो 1/f1 की वैल्यू आ गई 1/40 के बराबर। ठीक है, ये पहली लेंस हो गई। अब दूसरी लेंस के पास आते हैं। इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो रेज अगर हम ऊपर से माने हैं तो इसके लिए भी हम ऊपर से ही मानना पड़ेगा कि रेज आ रही होंगी। ऊपर से मानने के बाद ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी। ये हो गया R1, कितना हो गया? प्लेन सरफेस है तो इनफाइनाइट। ये हो गया R2, और R2 कितना हो जाएगा? R2 हम कह सकते हैं, इस डायग्राम में अगर तुम वापस आते हो तो इस डायग्राम में कह सकते हैं ये सरफेस दोनों की कॉमन है, दोनों लेंसेस की। और अगर ये 20 सेंटीमीटर था तो इसका ये वाला रेडियस भी 20 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। बाकी इसका म्यू कितना है? हमको म्यू इसका दिया है, पानी से बनी हुई लेंस है तो 4/3 है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। 1/f2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस 4/3। सराउंडिंग हम एयर में ही रखते हैं इसको निकालने के लिए। 1/R1, R1 इनफाइनाइट है तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, -1/R2। क्या ये R2 का सरफेस का रेडियस इस तरफ है और इधर है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आएगा -20। तो यहाँ से 1/f2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 1/20 इज इक्वल टू 1/60। ये हो गया 1/f2। और नेट फोकल लेंथ निकालनी है, तो नेट फोकल लेंथ के लिए 1/f1 प्लस 1/f2 कर सकते हैं। तो 1 नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 325/120। तो नेट फोकल लेंथ आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस से क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें एक से ज्यादा लेंसेस होंगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करने के लिए लेंसेस को कंबाइन करने के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है कि लेंस की किसी भी सरफेस को अगर हम पेंट कर देते हैं या सिल्वर कर देते हैं तो उसको सिल्वरिंग ऑफ लेंस कहते हैं। और एक बार आपने इसको सिल्वर कर दिया तो ये सिस्टम अब लेंस की जगह मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास जो भी रेज आएंगी, जैसे मान लो यहाँ से रेज निकली तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा और रेज लौट आएंगी। क्योंकि रेज लौट के वापस आ रही हैं तो लौटाता सिर्फ मिरर ही है, तो ये सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। और अगर मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कौन सा मिरर बन गया है? कॉनकेव बन गया है या कॉन्वेक्स बन गया है या प्लेन मिरर बन गया है, वो पता चलेगा कि अगर हम इसकी फोकल लेंथ निकाल लें।
अब कैसे निकलती है सिल्वरिंग ऑफ लेंस में फोकल लेंथ? तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में एक लेंस है और एक मिरर है, ठीक है? क्योंकि आपने जब दूसरी वाली सरफेस को सिल्वर कर दिया है या पेंट कर दिया है तो वो मिरर बन चुका है और ये एक लेंस का काम कर रहा है, ठीक है? तो ये लेंस है और ये एक मिरर है और इनका कॉम्बिनेशन जो बनेगा ये भी एक नया मिरर बनेगा, ठीक है? और इस मिरर की कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी। अगर ये जो लेंस थी इसकी फोकल लेंथ को मैंने फोकल लेंथ ऑफ लेंस कहा है और इसकी फोकल लेंथ को मैंने फोकल लेंथ ऑफ मिरर कहा है, ठीक है? तो ये जो सिस्टम बना है इसकी फोकल लेंथ मान लो मैंने नेट फोकल लेंथ कही है, हालांकि है मिरर। तो इसका जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो ये है कि जो नेट फोकल लेंथ आती है सिस्टम की ये होती है -2 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है? ये फॉर्मूला आप अगर यूज करेंगे तो सिस्टम की नेट फोकल लेंथ मिल जाती है। माइनस इसलिए आता है क्योंकि साइन कन्वेंशन में इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि रेज इधर जा रही हैं, लेंसेज क्या करते हैं रेज को उधर भेज देते हैं, लेकिन अगर रेज वापस आ रही हैं तो इसलिए माइनस का साइन आ जाता है। और 2 इसलिए आता है क्योंकि इस लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार जाते समय रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार आते समय रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए 2 का टर्म आया है। मिरर एक ही है, एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ है तो एक ही टर्म आया है, ठीक है? अब ये सिस्टम से नेट फोकल लेंथ आएगी। बस ये ध्यान देना है कि ये लेंस की फोकल लेंथ विद साइन पुट करनी है, मिरर की फोकल लेंथ को भी विद साइन पुट करना है। मिरर की फोकल लेंथ कैसे निकलती है? अगर हमें इसका रेडियस पता है तो r/2 से निकल जाएगी, और अगर ये कॉनकेव मिरर है तो माइनस फोकल लेंथ लेनी है, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो प्लस फोकल लेंथ लेनी है। ये कॉनकेव लेंस होती तो नेगेटिव फोकल लेंथ लेते, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ लेंगे, और इस तरीके से आप इस सिस्टम की नेट फोकल लेंथ निकालेंगे। अगर नेट फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है मतलब ये सिस्टम एक कॉन्वेक्स मिरर बन चुका है, और अगर नेट फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो ये सिस्टम एक कॉनकेव मिरर बन चुका है, ठीक है? तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेट फोकल लेंथ कितनी है और सिस्टम से जो मिरर बना है वो कौन सा मिरर बना है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बताया है कि क्या फॉर्मूला है, तो यही क्वेश्चन हो गया कि एक मान लो कॉन्वेक्स लेंस थी, ठीक है? इसकी एक सरफेस को पेंट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर and refractive index 3/2 is silvered at one of the faces. Find the net focal length of system. ये जो सिस्टम बना है इसकी नेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो तरीका क्या बताया आपको कि हमें यह समझना है कि यह सिस्टम एक लेंस और एक मिरर से बना हुआ है, और इन लेंस और मिरर की फोकल लेंथ को हमें पता करना है। अब हमें इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, ये जो लेंस थी इसकी फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी फोकल लेंथ नहीं दी है। इसकी फोकल लेंथ निकल जाएगी अगर इसका रेडियस निकल जाएगा, और रेडियस उतना ही होगा जितना रेडियस इसकी इस सरफेस का है, और क्योंकि इक्विकॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों सरफेस के रेडियस बराबर। तो इसकी लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है। लेंस के लिए हम यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला है। तो अगर हम इधर से रेज को भेजते तो ये नेगेटिव साइड होती, ये पॉजिटिव साइड होती। फोकल लेंथ कितनी है सिस्टम की? हमको दी है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? दिया है 3/2। सराउंडिंग कितना है? 1 माइनस 1 1/, ये पहला रेडियस है r1, किस साइड पर है? पॉजिटिव साइड पर है, तो पहला रेडियस हो गया +10 माइनस दूसरा रेडियस नेगेटिव साइड पे है, और नेगेटिव साइड पे तो कितना ले लेंगे? -10, ठीक है? दोनों रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक मिनट, हमको नहीं रेडियस नहीं दिया है ना,
तो रेडियस नहीं दिया तो पहला रेडियस जो ये वाला है ये पॉजिटिव साइड में है तो प्लस आर लेंगे, दूसरा रेडियस इधर है नेगेटिव साइड में तो माइनस आर लेंगे। आर हमको नहीं पता, क्योंकि आर पता होगा तभी तो उसकी फोकल लेंथ निकाल पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r। इसका मतलब आर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। और एक बार इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर मिल गया तो क्या इसकी फोकल लेंथ r/2 लिख सकते हैं, मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2। लेकिन क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो माइनस r/2, कॉन्वेक्स होता तो प्लस r/2 लिखते। कितना है रेडियस 10/2, कितना आ गया -5 सेंटीमीटर। ये मिरर की फोकल लेंथ आ गई, ये लेंस की फोकल लेंथ आ गई। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा, अब हम लिख सकते हैं 1 बाई नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू -2 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। -2 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितनी दी है हमको, फोकल लेंथ हमको लेंस की दी है 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितनी आई है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर आई है -5। ये हो गया -1/5 -1/5 इज इक्वल टू -2/5। तो नेट फोकल लेंथ आ जाएगी कितनी, -2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का मतलब क्या बता रहा है, कि माइनस का मतलब बता रहा है कि ये जो सिस्टम है विल बिहेव लाइक कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर इसलिए क्योंकि नेट फोकल लेंथ नेगेटिव आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करके हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस के लिए रिजल्ट निकाल सकते हैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस में ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा लेंसेस हों। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये एक सिस्टम है, क्या इसमें 2 लेंसेस हैं और फिर हमने इसकी सरफेस को पेंट कर दिया तो ये मिरर बन गया। तो अब हमें जब इसका फॉर्मूला निकालना है तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस थी इसकी फोकल लेंथ f1 है, ये कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ f2 है, और ये सिस्टम जो है एक ये लेंस प्लस एक ये लेंस प्लस एक ये मिरर, इन तीनों से बना हुआ है। अब है तो ये दोनों लेंसेस ही, है तो ये दोनों लेंसेस ही, तो हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे इन दोनों लेंस के लिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हमने क्या सीखा था कि लेंस अगर एक से ज्यादा है तो हम लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये जो 2 लेंसेस दिख रही हैं इनके बदले की फोकल लेंथ इतनी आ गई, प्लस ये किसके संग जुड़ा हुआ है, ये मिरर के संग जुड़ा हुआ है। तो ये लेंस थी और ये मिरर था। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 बाई नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू -2 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर वाला तो यहीं से आ जाएगा, जो भी रेडियस दिया होगा वहां से निकल जाएगा, मिरर का फोकल लेंथ r/2 साइन के साथ, और लेंस की फोकल लेंथ ये जो 2 लेंसेस थी उसका हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं और फिर नेट रिजल्ट हम इस तरीके से यूज करके नेट फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक लेंस होती तो बस एक ही लेंस की फोकल लेंथ आती यहाँ पर, लेकिन अगर 2 लेंस हैं या 3 लेंस हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जो सीखा था उससे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल लेंगे लेंस की, और फिर एक मिरर के संग जुड़ा होगा तो नेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करी जा सकती है। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा जब एक से ज्यादा लेंसेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमको मान लो ये दिया है कि हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी प्लेन सरफेस को पेंट कर दिया गया। ठीक है, और यहां पे कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमें इमेज की पोजीशन मान लो कहा कहता है कि फाइंड आउट करो। ऑब्जेक्ट जो रखा गया है मान लो 30 सेंटीमीटर पे रखा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस of focal length 15 centimeter is
silvered at plane surface. ठीक है, find the position of image, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया कि हमें इसकी फोकल लेंथ दी है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो होती है इसकी फोकल लेंथ दी है, और हमसे ये कहता है कि अगर हमने इसकी प्लेन सरफेस को पेंट कर दिया है तो इमेज की पोजीशन बताओ। तो सॉल्व करने के लिए ये सिस्टम जो बना है, क्या ये सिस्टम एक मिरर और एक लेंस से बना है? एक प्लेन मिरर बना है और एक लेंस बना है। इसकी फोकल लेंथ जो लेंस की है वो हमको दी है कितनी? 15 सेंटीमीटर की दी है, और ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट है। प्लेन मिरर में रेज पैरेलल आके पैरेलल ही निकल जाती हैं, तो इनफाइनाइट फोकल लेंथ। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं नेट फोकल लेंथ का, तो नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा -2 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो 1 बाई नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू -2 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 15 है, ये इनफाइनाइट है, तो नेट फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? -7.5 सेंटीमीटर। माइनस आया है मतलब सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है? कॉनकेव मिरर की तरह। ये सिस्टम बिहेव करेगा एक कॉनकेव मिरर की तरह, ठीक है। अब क्वेश्चन सिंपली ये हो गया कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इन दोनों के बदले हमने कॉनकेव मिरर लगा दिया है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? जिसकी फोकल लेंथ है -7.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर पे। तो इमेज निकालो। तो इमेज निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u, u कितना है? -30 इज इक्वल टू 1/f, f कितना है? -7.5। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/7.5, ठीक है। तो ये 4 - 3/30 माइनस 1/10, तो v हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। v हो गया -10 सेंटीमीटर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर की थी, तो इमेज की दूरी 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। और रे डायग्राम आप अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो रे डायग्राम में रे कुछ इस तरीके से जाती कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, रेस जाती, रिफ्लेक्शन होता यहाँ पे, फिर रिफ्लेक्शन होता, फिर रिफ्रैक्शन होता, यहाँ पे कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता। ऑब्जेक्ट जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ था, और जो इमेज बनी है लेंस से वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन गई, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, लेंस प्लस मिरर। लेंस की फोकल लेंथ पता है, मिरर की फोकल लेंथ पता है, फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में पुट किया तो नेट फोकल लेंथ आ गई। ये नेट फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, मतलब ये कॉनकेव मिरर बन चुका है ये सिस्टम। और इस सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट हमको पता है, फोकल लेंथ पता है, मिरर फॉर्मूला लगाओगे। मिरर फॉर्मूला क्यों? क्योंकि ये सिस्टम अब एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी इमेज की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कि किसी लेंस को अगर हम सिल्वर करते हैं तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और यहां पर हम एक स्क्रीन का यूज करेंगे। स्क्रीन वो जगह है जहां पर हम इमेज को फॉर्म करता हुआ देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं हवा में मार्कर चलाऊंगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बोर्ड में मार्कर चलाऊंगा तो दिखेगा, क्योंकि बोर्ड में ही उस चीज को देखा जा सकता है। उसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो हवा में बनेगी तो नहीं देख पाओगे, तो उसको देखने के लिए हमें स्क्रीन का फॉर्मेशन करना पड़ता है, स्क्रीन लेनी पड़ती है। आप जब मूवी हॉल में भी जाते हो तो एक प्रोजेक्टर लगा होता है जो प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर आपको चीजें दिखती हैं। तो इसी तरीके से हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी इमेज को देखने के लिए। और यहाँ पर एक मान लो लेंस है, और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पे रखा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स है और स्क्रीन भी फिक्स है, ना तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा ना स्क्रीन अपनी जगह से हिलेगी, लेंस को हम उसकी जगह से हिला सकते हैं।
अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे रेज जो जाएंगी वो इस तरीके से जाएंगी और एक रे इधर जाकर इधर चली गई, तो बेसिकली उसकी इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ था उसकी इमेज यहाँ बनी है, ठीक है। ये इमेज बनी, इसको I1 कहते हैं और इस इमेज की हाइट को HI1 कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो था उसकी हाइट को HO कहते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस स्क्रीन से कुछ दूरी पे रहा होगा और ये दूरी जो है स्क्रीन से, ये मान लो x है, सॉरी ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से x की है और इमेज की दूरी स्क्रीन से y की है। ये x है और ये y, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस जो है इसको हम कहते हैं कैपिटल T, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। तो अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज करें, जो हमने सीखा है लेंस फॉर्मूला, तो उस लेंस फॉर्मूले में हम क्या लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस है, ये इंसिडेंट रे है तो नेगेटिव साइड है, ये रिफ्रैक्टेड रे है तो पॉजिटिव साइड है, और इमेज कितनी दूरी पे बनी है, y की दूरी पर, तो इमेज को हम लिख देंगे y माइनस u। u कितना है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है x, लेकिन वो नेगेटिव साइड पे है, तो नेगेटिव साइड पे तो लिखेंगे माइनस x इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब अगर हम इस लेंस को इसकी पोजीशन से मूव करवाते हैं तो एक जगह ऐसी आती है लेंस की जिस जगह पर अगर हम लेंस को रख दें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बिना बदले, तो इस ऑब्जेक्ट की फिर से इमेज इसी स्क्रीन पर बनती है। मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बनी, लेकिन हम लेंस को जब हिला देंगे तो अब उसकी इमेज स्क्रीन में बननी बंद हो जाएगी। लेकिन एक जगह फिर से ऐसी आएगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज फिर से स्क्रीन पे बनेगी और जहाँ पे ये पोजीशन आएगी उसमें रेज इस तरीके से जाएंगी और इमेज को फॉर्म कर रही होंगी स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लेंस की पोजीशन बदल चुकी है और स्क्रीन पर जो इमेज बन रही है वो इमेज की हाइट भी बदल चुकी है। अब इस इमेज की हाइट HI2 हम कहते हैं, पहले इस इमेज की हाइट HI1 थी। ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स हाइट का था तो ऑब्जेक्ट की हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ, ये दूरी जो कैपिटल D की थी उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये दूसरी पोजीशन होती कौन सी है, तो दूसरी पोजीशन तब होती है जब ऑब्जेक्ट x पे था तो इमेज y पे बन रही थी। अगर आप ऑब्जेक्ट को y की दूरी पर रख दोगे तो इमेज x की दूरी पर बन जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो कोई लेंस है, उसमें ऑब्जेक्ट आपने 15 सेंटीमीटर पे रखा तो इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनी। ऑब्जेक्ट 15 पे है तो इमेज 30 पे है, अगर ऑब्जेक्ट को 30 कर दोगे तो इमेज 15 हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर x पे है तो इमेज y पे है, अगर ऑब्जेक्ट y पे आ जाएगा तो इमेज x पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक दूसरी कंडीशन फिर से मिलती है, जब अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से y की दूरी पर कर दें तो इमेज x की दूरी पर आ जाती है। और अगर हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला, तो क्या यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v, v कितना है इस केस में, x के बराबर है x, u कितना है इस केस में, u है y, लेकिन नेगेटिव साइड में होता है तो माइनस y इज इक्वल टू 1/f, यहां से आता है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/f। मतलब ये है कि अगर आप इस रिजल्ट को देखें दोनों सेम है। ये y है ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज अगर y पर है तो ऑब्जेक्ट x पर है, और अगर इमेज x पर है तो ऑब्जेक्ट y पर है। तो आप ये कह सकते हो अगर इमेज जितनी दूरी पर बन रही थी उतनी दूरी ऑब्जेक्ट को दे दोगे तो ऑब्जेक्ट अब जितनी दूरी पर आ गया है तो वो इमेज को चला जाएगा। मतलब दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट अगर x पे है तो इमेज y पर है और ऑब्जेक्ट अगर y पे है तो इमेज x पर है, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों केसेस में जो इमेजेस बनी हैं इन दोनों की हाइट्स अलग अलग हैं, ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, ठीक है। और जितना हमने लेंस को डिस्प्लेस कराया है, ये जो है ये लेंस का डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम स्मॉल d कह रहे हैं, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि लेंस को हमने कितना डिस्प्लेस कराया। दो मैग्निफिकेशन जो हुए हैं, पहले केस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंसेज के लिए v/u के बराबर। कितना है पहले केस का v, देख सकते हो y के बराबर है, और पहले केस का u कितना है, -x के बराबर। दूसरे केस का मैग्निफिकेशन देखो कितना है, दूसरे केस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी है तो v/u के ही बराबर। दूसरे केस का y कितना है, x है,
और दूसरे केस में u कितना है नेगेटिव साइड में, तो -y। ये दो मैग्निफिकेशंस जो आए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप देख सकते हो एक y बाई -x है, एक x बाई -y है। इसका मतलब अगर आप इन दोनों मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मैग्निफिकेशंस का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है तो m1 इंटू m2 अगर 1 है तो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट ये कह सकते हैं। पहले केस में इमेज की हाइट hi1 थी, ऑब्जेक्ट की हाइट ho थी, तो ये हो गया पहले केस का मैग्निफिकेशन। दूसरे केस में इमेज की हाइट hi2 है, ऑब्जेक्ट की हाइट ho है, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब hi1 इंटू hi2 इज इक्वल टू ho का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि इमेज की हाइट का जो रेशियो होता है ये दोनों रेशियो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट का स्क्वायर होता है और मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसे फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी है कैपिटल डी, ये एक्स और वाई का सम है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल डी जो है ये एक्स वो वाई को जोड़ के आएगा, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल डी वो कैसे निकालोगे, स्मॉल डी निकाल सकते हैं, ये पूरा x था, इसमें से ये y घटा देंगे तो स्मॉल डी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्मॉल d इज इक्वल टू x माइनस वाई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y निकाल सकते हैं। x आ जाएगा कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाई 2, y हो जाएगा कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2। ठीक है, और ये जो x और y आए हैं इसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 अपॉन डी प्लस स्मॉल डी प्लस 2 अपॉन डी माइनस स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाई एफ। तो यहाँ से फोकल लेंथ हमको मिल जाती है, फोकल लेंथ मिल जाती है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको फोकल लेंथ निकालने में हेल्प करता है। यहाँ पे कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी है, और स्मॉल डी जो है ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। ठीक है, तो लेंस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल डी है और ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल डी है। अगर ये दोनों पता होगा तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग इसमें फोकल लेंथ निकालने में इसका यूज होता है। ठीक है, बाकी हम लोगों ने इस चैप्टर में लेंसेस के बारे में पढ़ा। अब लेंसेस के बारे में ही पढ़ के जो अगला पार्ट हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो